और हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे बेहतर इलाज और एहतियात जानते हैं। तो जनाब, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज हैं और मेडिकल साइंसेज इन बीमारियों के साथ मरीज़ों को ज़िंदा रहना सिखाती है, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी ऐसे मरीज़ों को सेहतमंद और नॉर्मल ज़िंदगी की नवीद देती है। इस बारे में पाकिस्तान में लोग पूरी मालूमात नहीं रखते हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक का जायज़ा लें तो हमें मालूम होता है कि ये इलाज आज वहाँ कामयाबी से जारी है और सैकड़ों मरीज़ शिफा पा चुके हैं। स्टेम सेल हमारे जिस्म के वो सेल हैं जो जिस्म के किसी भी दूसरे सेल्स की शक्ल में ढल सकते हैं, और हमारे जिस्म में कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हमारे जिस्म से निकाल कर लेबॉर्ट्री में ख़ास अमल से गुजार कर दोबारा जिस्म के जिस हिस्से में इंजेक्ट किया जाए तो जिस्म के उसी हिस्से जैसे नए सेल्स बनने लगते हैं, और अगर इस हिस्से में कोई ख़राबी है तो उसको वो दुरुस्त भी कर देते हैं। और अगर अब किसी मरीज़ का जिगर तबाह हो जाता है या वो इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर बीमार के जिस्म के किसी भी हिस्से, मसलन अगर कूल्हे से कुछ चर्बी या फिर पट्ठों के सेल्स निकाल कर उन पर लेबॉर्ट्री में एक ख़ास अमल के तौर पर उन सेल्स को मरीज़ के जिगर में इंजेक्ट कर देगा, जहाँ ये सेल्स जिगर के नए खुलियात बनाना शुरू कर देंगे और कुछ ही अरसे बाद वो जो आपका इन्फेक्टेड जिगर होगा वो सेहतमंद हो जाएगा। तो ये मज़ीद भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके हवाले से बड़ा कारामद साबित होता है। तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि ये स्टेम सेल थेरेपी है क्या, किस तरह की जाती है, इसका पाकिस्तान में स्कोप कितना है, बाहर के ममालिक में स्कोप कितना है, और इस हवाले से मज़ीद क्या क्या अवेयरनेस और इक़दाम उठाने की हमें ज़रूरत है। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा डॉक्टर काशिफ सुल्तान हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ न्यूरो सर्जरी इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर काशिफ, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, डॉक्टर काशिफ, ये स्टेम सेल थेरेपी क्या है? थोड़ी सी चीज़ें मैंने बता दी हैं देखने वालों को, बाकी जो रह गया है और बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। थैंक यू सो मच मुनीबा, आपने आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के लिए अपना ये प्रोग्राम किया है। आई अप्रिशिएट यू। स्टेम सेल थेरेपी, इसके नाम से तो तकरीबन सब लोग वाकिफ़ हैं कि एक न्यू काइंड ऑफ थेरेपी जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है। मैं ये बताता चलूँ कि ये आज से नहीं हुई। जो सबसे पहला स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ था वो 1952 या 1954 में एक फ्रेंच डॉक्टर ने किया था। कोई न्यूक्लियर रेडिएशन के साथ एक्सपोजर हो गया था कुछ साइंटिस्ट का, तो उससे उनमें कैंसर डेवलप होना शुरू हुआ था एंड ही ट्रांसप्लांटेड द बोन मैरो। तो बेसिकली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी दरअसल वही स्टेम सेल ही है। ओके। अब हम आते हैं कि मतलब 1950 से इस पे काम शुरू हो गया था और 1998 के बाद से ह्यूमंस पे बाकायदा इस पे रिसर्च शुरू, पहले माउस पे होती रही एंड देन 98 के बाद इस पे काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। देखिए, स्टेम सेल थेरेपी उस वक्त एडवाइस होती है कि जब कोई ऐसे बॉडी के टिश्यूज़ डैमेज हो जाएं जिनमें रीजनरेशन इम्कान ना हो। ओके। मसलन मैं न्यूरोसर्जन हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों से एनकाउंटर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और हराम मगज कट जाता है मरीज़ों का। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि इतना सिवियर इंजरी होती है कॉर्ड को कि वो टोटली पैरालाइज हो जाते हैं। सर्वाइकल कॉर्ड हो तो चारों लिम्स, डॉर्सल और लंबर एरिया में हो तो फिर लोअर लिम्स टोटली पैरालाइज हो जाती हैं। इन पेशेंट्स में रिकवरी नहीं होती थी। आप कुछ भी कर लें, जब कॉर्ड इंजर्ड है उतनी बुरी तरह, तो आप जितनी सर्जरीज कर लें, इन पेशेंट्स में अब स्टेम सेल थेरेपी रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला रही है जी। हमने ये देखा कि अगर आज ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके नर्व टिश्यू रिपेयर नहीं हो सकता, तो जब ये बच्चा पैदा हुआ था, जब इंसान पैदा हुआ था, तो उस वक्त कोई सेल्स तो थे ना जिन्होंने ये एरिया जनरेट किया था। लेट्स फाइंड देम आउट। जब साइंस ने इस पे काम किया तो दे फाइंड आउट कि स्टेम सेल्स होते हैं, अच्छा, जो एम्ब्रियोनिक एज में, बल्कि उससे ब्लास्टोसाइट एज में, जब फर्टिलाइजेशन शुरू होती है अर्ली डेज में 5th-7th डे पे, अच्छा, तो जो ब्लास्टोसाइट्स हैं उनके अंदर कोई ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जिनसे फिर पूरी बॉडी डेवलप होती है। एम्ब्रियोज में जाके वो फर्दर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, लेकिन स्टिल दे आर प्लूरिपोटेंट। उसके बाद फिर वो डिवाइड होते होते एक ह्यूमन बन जाता है। अब ह्यूमन के अंदर
फिर अल्लाह ने कुछ ऐसे एरियाज रखे हैं जहां वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स सारी ज़िंदगी मौजूद रहते हैं और वो अपना रीजनरेशन का काम करते रहते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा एरिया यूज़ होता है वो हमारा बोन मैरो है। जैसे आपने पहले ही बताया कि कूल्हे की हड्डी, जी जी। वो सबसे रिच एरिया है बोन मैरो का, उसमें वो सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। इसी तरह फैट के टिश्यूज में मौजूद होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। और ये तो हो गया उस ह्यूमन का अपना। फिर आप एम्ब्रियो से भी ले सकते हैं, ठीक है, फीटस से ले सकते हैं, जो बच्चे किसी वजह से पैदाइश से पहले एक्सपायर हो जाते हैं, एम्ब्रियो मिसकैरेजेस हो जाते हैं, उन सेल्स से आप ले सकते हैं। ऑल्दो इसकी काफ़ी लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, दुनिया में काफ़ी मुल्कों में बैन हुआ है, लेकिन उस पेशेंट से अपने तो स्टेम सेल्स ले सकते हैं। जब वो आप ले लेते हैं तो उसके बाद आप उन स्टेम से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट फिर किस तरह होता है? वो इंजेक्ट किए जाते हैं, सेल्स इंजेक्ट किए जाते हैं, कितनी देर बाद उसका असर हमें नज़र आना शुरू हो जाता है? देखिए मुनीबा, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो स्टेम सेल का एफिकेसी है न्यूरोसर्जरी में, हाँ जी, उस पे हम आज ज़्यादा फोकस करें। जी जी, sure। वैसे मैं शॉर्टली बताता चलूँ कि स्टेम सेल्स ब्लड कैंसर्स के पेशेंट्स में बड़ा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स हो रही हैं स्टेम सेल की। और सबसे पहले आपको जैसे बताया हुआ भी ब्लड कैंसर से ही ट्रीटमेंट उसकी शुरू हुई थी, ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट। इसके अलावा अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इन ब्रेन की वो डिजीजेज, एंड देन जिस पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, रीढ़ की हड्डी का टूट जाना और हराम मगज में इंजरी हो जाना। इसका तरीका ये होता है कि आप उसी पेशेंट के बोन मैरो से ये स्टेम सेल्स निकाल लेते हैं। अब बोन मैरो में सारे सेल्स स्टेम सेल्स नहीं है, कई सेल्स हैं जो स्टेम सेल से डिफरेंशिएट होके उसकी फर्दर क्लासिफाइड एरियाज में क्लासिफिकेशन में चले जाते हैं। मसलन 3 टाइप के सेल्स वहाँ से बनते हैं, एक को हम एक्टोडर्मल कहते हैं, फिर मीजोडर्मल होते हैं एंड एंडोडर्मल होते हैं, जो तीनों एरिया मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं। तो अगर तो आपको इनिशियल स्टेम सेल मिल गया तो आपने उसको सेव कर लेना है और फिर उसको जेनेटिकल कोड के जरिए उसको डायरेक्ट करना है उस सेल को कि आपने फलां चीज में ट्रांसफॉर्म होना है, क्योंकि उसमें वो कैपेसिटी मौजूद है। अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन का सेल मिल गया कि वो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका है, तो फिर आप उसमें से ये देखेंगे कि आपने क्योंकि न्यूरल टिश्यू डेवलप करना है तो आपने एक्टोडर्मल सेल जो है वो लेने हैं, उसको इंक्यूबेट करना है लेबोरेटरी के अंदर, सेव करना है, इंक्यूबेट करना है और उस सेल को रीजनरेट करवाना है। उसके बाद आपके पास दोनों तरीके मौजूद हैं, जो सबसे वैलिड तरीका है और वो ही यूज होना चाहिए, वो इंट्रावेनस है। सिंपली आपने उसी पेशेंट के अपने सेल्स को इंक्यूबेट करके ग्रो करके वेन के अंदर नॉर्मल सेलाइन के साथ इंजेक्ट कर देना है, जैसे ड्रिप लगी होती है। इट्स नॉट अ सर्जरी। तो आपने वेन के अंदर इंजेक्ट, वो जब सेल्स जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में तो वो स्पाइनल कॉर्ड के उस एरिया को खुद ढूंढ लेंगे जो इंजर्ड है। क्योंकि जो इंजर्ड एरिया है वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज्यादा होते हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ चुकी होती है इंजरी की वजह से, तो वो सेल्स जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, न्यू सेल्स हैं, वो हमेशा इंजर्ड जगह पे जाते हैं, वो वहाँ जाके नर्व को दोबारा रीजनरेट करना शुरू करते हैं। बट अच्छा, दूसरा आप लोकल भी इंजेक्ट कर सकते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका लोगों के लिए आज मैसेज जाएगा वो ये है कि जब भी इंजरी हो आपकी नर्व्स की, स्पाइनल कॉर्ड की, हराम मगज की, और आप पैरालाइज खुदा न खास्ता हो जाएं, तो कोशिश करें कि 4 से 5 हफ्तों के अंदर अपनी ट्रीटमेंट को मुकम्मल करवाएं। लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस है, लोगों को पता है इसके बारे में कि ये ट्रीटमेंट भी है? नहीं, ये ट्रीटमेंट मुनीबा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरह अवेलेबल नहीं। अच्छा, अवेलेबल भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ये इंडिया और चाइना में हो रही है और वहाँ पे सक्सेसफुल है। यस, इट्स गिविंग गुड रिजल्ट्स। पाकिस्तान में ये आनी चाहिए और इस पे काम होना चाहिए। 4 to 5 वीक्स के अंदर अपनी सर्जरीज करवा छोड़ें, लेट ना करें, क्योंकि स्पाइन जब इंजर्ड होती है तो आपके पास चंद हफ्तों का टाइम होता है। अगर उससे आप लेट हो जाते हैं तो वहाँ उस कॉर्ड के अंदर स्कार्स बन जाते हैं और वो स्कार्स जो हैं वो फाइब्रोसिस हो जाता है, वो फिर नर्व को दोबारा जनरेट नहीं होने देते। सो 4 हफ्तों के अंदर अंदर अपनी लेकिन अगर सर्जरी के बाद भी उनको वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, देन स्टेम सेल और पाकिस्तान में है नहीं। पाकिस्तान में है नहीं। मैं उस तरफ थोड़ा सा आना चाह रहा हूँ, अगर आप अलाउ करें। जी जी, श्योर। कि हेड इंजरी का पाकिस्तान में आज तक क्लासिकल ट्रीटमेंट हो रही थी, जो शुरू से 50-100 साल से दुनिया में हो रही थी। 2014 में मैंने ये प्लान किया कि मैं पाकिस्तान में हेड इंजरी को
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ले जाने की कोशिश करूँगा। अच्छा। मैंने उसके लिए जर्मनी से एक ट्रेनिंग ली जो ICP इंट्राक्रेनल प्रेशर मॉनिटरिंग की, एंड देन वो चलती चलती अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्रेन की माइक्रो डायलिसिस भी कर रहा हूँ जिन्ना हॉस्पिटल में। वाओ। ठीक, इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल इज़ द ओनली सेंटर इन द पाकिस्तान इन द कंट्री जो हेड इंजरी की मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट्स कर रहा है। अगर कोई बंदा चाहे तो वो सब कुछ यहाँ कर सकता है। अच्छा। हम चले जाते हैं ब्लेम्स पे, अगर हम करना चाहें तो वी कैन डू इट। उसमें प्रोफेसर नवीद अशरफ साहब, ही इज़ माई मेंटोर, उनका इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, उनकी सरपरस्ती रही है। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि हेड इंजरी की एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सेंटर बन गया है। ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला मैं रिहेबिलिटेशन और जो स्टेम सेल थेरेपीज हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, मैं उस तरफ जाऊंगा। तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटेशन चाहिए आपको? उसके लिए कोई बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए। हाँ। उसके लिए हमें एक A क्लास लैब चाहिए, ओके। इंक्यूबेशन सिस्टम चाहिए, सही। वो एनवायरनमेंट चाहिए, और उसके लिए हमें लैब इंक्यूबेशन के अच्छे पैथोलॉजिस्ट जिनका एटलीस्ट PhD लेवल का काम हो, और साथ हमें एक न्यूरोसर्जन और एक स्टाफ चाहिए। उसके लिए मैं ट्रॉमा के पे क्योंकि काफ़ी काम करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी यही है। मैं डिस्ट्रिक्ट झंग से हूँ। अच्छा, हज़रत सुल्तान बाहू के फैमिली से मेरा ताल्लुक है। तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट झंग में मैंने खातम अल अंबिया हॉस्पिटल के नाम से एक बहुत बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनाना शुरू कर दिया है, और मेरा प्लान ये है कि उस हॉस्पिटल का 5th फ्लोर इन्हीं माजूर मरीजों के लिए होगा, जहाँ उनकी रिहैब भी होगी, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का फर्स्ट स्टेम सेल सेंटर भी होगा। लेकिन यहाँ पर अगर लाहौर की बात की जाए, दूर दराज से लोग, आपको पता है कि यहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट कराने, तो इस तरह के इंक्यूबेटर सेंटर्स होने चाहिए। इस पर इकदामात करने की, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और ब्रॉडर लेवल पर भी लेने की ज़रूरत है। ऐसे ही है, आप ठीक कह रही हैं। स्टेम सेल पे काम वही लोग कर सकते हैं जिनका इन पेशेंट्स के साथ इश्यूज वो देख रहे होते हैं इन पेशेंट्स के। अच्छा। न्यूरोसर्जन्स, ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर अच्छा। स्पेशलिस्ट हैं। ओके। हम में से ही किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स हेल्प करती हैं हमेशा। अगर एक कंसल्टेंट, एक सर्जन, एक ऑन्कोलॉजिस्ट जब गवर्नमेंट के पास जाता है कि जी ये इतने बजट के अंदर हम पेशेंट्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है। डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ती है, प्रपोजल्स तैयार करने पड़ते हैं, जैसे हमने हेड इंजरी के लिए किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सक्सेसफुल। हमने जिन्ना हॉस्पिटल में जितना गवर्नमेंट ने बजट दिया इस काम के लिए, अगर मैं आप बताऊं, लोग बिलीव नहीं करेंगे, इतना काम उस एक डिपार्टमेंट पे गवर्नमेंट देती गई। जब आप कर रहे हैं काम, आउटकम है, जब आप इरादा कर लेते हैं, आप मेहनत कर लेते हैं, तो फिर आपको भी करने की जरूरत है। लेकिन स्टेम सेल के हवाले से मुझे बताइए, एक जहाँ पे आपने बताया कि इसको इंजेक्ट किया जाता है सेल्स को, और उसके बाद वो जो पेशेंट होता है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है, या कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं? कॉम्प्लिकेशंस तो इसकी कुछ होती हैं, लेकिन अभी स्टेम सेल थेरेपी भी उतनी एडवांस स्टेज पे नहीं आई कि हम कहें कि इसके बारे में पूरा का पूरा लिटरेचर मौजूद है और स्टैटिस्टिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग है कि हम कहें कि कितने % पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो इस वक्त इनिशियल रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी पेशेंट्स की इम्प्रूव हो जाती है, कुछ 100%, कुछ 50%, कुछ 30%। इम्प्रूवमेंट की भी फिर कैटेगरीज हैं, स्टेजेस हैं, अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट एज ऑफ द पेशेंट। अच्छा, एज भी इसमें मैटर करती है क्या? एज यंग ब्रैकेट एजेस कितनी में है? रिकवरी जल्दी होती है। ओके। इसके अलावा जो चीज मैटर करती है, एज ऑफ इंजरी कितनी पुरानी थी। ओके। अगर बहुत जल्दी आपने ट्रीटमेंट करवाई है, गिव्स गुड रिजल्ट्स। अच्छा, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक तो ये है कि ये सेल्स का कोई पता नहीं चलता, ये स्टेम सेल्स हैं, कि ये लाजमी नहीं कि आपके कंट्रोल में रहें। आप जब इंजेक्ट करते हैं तो ये अचानक बिलियंस ऑफ टाइम पे मल्टीप्लाई होना शुरू हो सकते हैं और एक न्यू कैंसर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ये एक कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा जब आप अपने सेल्स आप इंजेक्ट नहीं कर रहे, किसी एम्ब्रियो के ले रहे हैं, या कोई फीटस के ले रहे हैं, या किसी और ह्यूमन बीइंग से ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको पेशेंट को इंजेक्ट करने के लिए पूरा तरह इम्यूनो कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इम्यूनिटी उसकी बिल्कुल नीचे लानी पड़ेगी। इम्यूनिटी डाउन करेंगे तो वो ट्रांसप्लांट होंगे, इम्यूनिटी डाउन नहीं करेंगे तो न्यू सेल को देखते ही बॉडी रिएक्ट करेगी और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो वो इम्यूनिटी डाउन करने के लिए इन्फेक्शन, आपको एरियाज ऐसे चाहिए, इस लेवल के सेंटर्स चाहिए जहाँ पे आप एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को कुछ दिन के लिए रख सके। अगर इम्यूनिटी डाउन होती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक मामूली सा वायरल इन्फेक्शन दैट कैन बी लीथल फॉर दैट पेशेंट। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको उस तरह के सेंटर्स डेवलप करने पड़ेंगे।
मतलब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है सारा ही ये। It's not that अगर simple. नहीं भी होगा तब भी, और अगर हो भी जाए तब भी बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है इस हवाले से। तो उसके बाद भी पेशेंट को एहतियात करनी पड़ती है। ये तो दौरान है ना कि उसके दौरान कर रहे हैं सारी नहीं, एहतियात। देखिए अगर तो उस पेशेंट के अपने सेल्स यूज हुए सही। हैं तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं फिर है, तो आपकी कोई मसला इम्यूनिटी भी नहीं। कम करने की जरूरत नहीं है। इंजेक्ट हो गए, अच्छी रिकवरी होगी, ही मे गो एंड स्पेंड हिज नॉर्मल लाइफ। लेकिन उस पेशेंट के खास तौर पे कौन से हिस्से के ज़्यादातर यूज़ किए जाएंगे जो सेल्स? बोन मैरो से ही लिए जाते हैं। ठीक है। देखिए बोन मैरो से जो सेल्स सबसे ज्यादा जो रिच पॉपुलेशन है स्टेम सेल्स की एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर, ठीक बोन है। मैरो का आपको बताया है कि जी, जो जी। कूल्हे की हड्डी हाँ। है वहां से, इसी तरह जो आपका वो है रीढ़ की हड्डी है वहां से भी लिए जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो फैट सेल्स हैं, एडिपोज सेल्स, उनके अंदर भी स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। वो भी आप लाइपोसक्शन के जरिए वो फैट सेल्स निकाल के और उनको अच्छा। फिर लैब में प्रोसेस करके उससे स्टेम सेल्स सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड के अंदर से भी ओके। जो ब्लड प्रोड्यूसिंग स्टेम सेल्स फर्दर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जो ब्लड जैसे मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो फर्दर डिफरेंशिएट हो चुके होते हैं, तो वो ब्लड से आप वो ले सकते हैं। तो ये 3 एरियाज हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेम सेल्स बोन मैरो से। तो इसका मतलब है कि बाहर के ममालिक में इस थेरेपी के थ्रू इलाज हो रहा है मरीजों Yes, का। हो रहे हैं। और आपको क्या लगता है यहाँ पर पाकिस्तान में कितना अरसा और लगेगा कि हम ये लेकर आ सकते हैं? कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? मुनीबा, आई थिंक अगर तो इसको कोशिश की जाए पब्लिक सेक्टर पे, अच्छा। यानी अगर आज मैं इस पे कोशिश शुरू कर दूं कि मैंने स्पाइन इंजरी के लिए जिना हॉस्पिटल में अपने डिपार्टमेंट में एक सेंटर डेवलप करना है, तो वी कैन डेवलप इन 1 ईयर। ओके। बट मेरा इस वक्त जो फोकस है वो ख़त्म अल-अंबिया हॉस्पिटल है जो झांग में बन जी, रहा है, जी। कि मैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि मैं उसके 5th फ्लोर पे ही काम शुरू कर सकूं। आई थिंक अगर तो वहाँ होना है तो इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 years में हम वहाँ सेंटर डेवलप कर रहे हैं। वी और आर वो प्लानिंग। फर्स्ट सेंटर होगा, मॉडल सेंटर, अगर तब first तक ना model हुआ center, तो हाँ। इनिशियल छोटे लेवल पे काफी 2-3 लोग और काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो बड़ा बाहर से स्टेम सेल्स मंगवा के तो अच्छा। मतलब यहाँ पे नहीं वो सेपरेट कर रहे और इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई स्टैटिस्टिक्स और नहीं है, ये कोई रिजल्ट नहीं। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होगा पर? वेल इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। जितना बड़ा रिलीफ दे रही है ट्रीटमेंट उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक वी कैन डू इट फॉर अ सिंगल पेशेंट फॉर अराउंड $2,000। ओके, just ठीक है। just $2,000 to $3,000 मींस के इस वक्त जो हमारे यहाँ डॉलर है, डॉलर्स के देख ले कहाँ हालात पहुंचा हुआ है। अदरवाइज तो मतलब आप इन रूटीन जो साल 2 साल पहले हम कह सकते थे 5-6 लाख रुपए में, तो अब आप समझे कि 9 से 10 लाख 9 रुपए से 10 लाख में हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में खास करके सेहत को प्रायोरिटी नहीं रखा जाता है। सेहत हमारी लीस्ट प्रायोरिटी पे आती है। जब सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं तब हम सेहत के हवाले से सोचते हैं और जाते हैं। तो हम अगर प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे अपनी सेहत को, डॉक्टर के पास तो हम जाने का बाद में सोचते हैं ना, जब बहुत ही ज़्यादा एंड पे हमारी कंडीशन चली जाती है, वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, उससे पहले हम सेल्फ मेडिकेशन पे रहते हैं। तो अगर हम खुद ही अपना ख्याल नहीं रखेंगे और दूसरा के कौमी सतह पर इस चीज़ के बारे में नहीं बात होगी, इकदाम नहीं लिए जाएंगे, इनिशिएटिव्स नहीं ले जाएंगे, तो ये चीज़ें आगे जाकर नहीं काम करेंगी। ऐसे ही है। हमारी एक तो सेहत हमारी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि पब्लिक की प्रायोरिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कैसे हो सकती है? गवर्नमेंट को उसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करेगी जो पब्लिक जिस तरह। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो ट्रीटमेंट है, इवन जो आपके बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जब पेशेंट पहुँचता है तो वो कम से कम 1-1.5 साल लेट हो चुका होता है। चाहे कैंसर डिपार्टमेंट्स में, न्यूरोसर्जरी में, अब मेरे पास ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली मैंने देखा है कि वो एंड स्टेज पे आते हैं जब वो ट्यूमर अच्छा खासा ग्रो कर चुका होता है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। Okay. अब इसमें कौन मैं यहाँ से एक बड़ा मैसेज है, इस मतलब नो ऑफेंसेस। देखिए इसमें कुछ लोगों का रोल है, जो हमारे हकीम हजरात हैं, गांव देहातों के अंदर कुछ क्वैक्स हैं, जी, जी। जो हर महल्ले का एक क्वैक है। ऐसे ही है, ट्रू। उनको अगर आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं तो गो फॉर इट, करेंगे। क्वैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, हुक्मा की नहीं। लेकिन अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो उनको एजुकेट कर। हाँ जी। लोगों का इतना ट्रस्ट इन पर है, मैं आपको लिटरली हाँ बता रहा हूँ, इतना ट्रस्ट है कि हम देख के हैरान हो जाते हैं। जी जी। अगर उन पे अवाम का ट्रस्ट है तो उन्हें एजुकेट करते हैं, उनको एजुकेट करें। तीसरे
पीर हजरात हैं। मैंने ब्रेन ट्यूमर्स के ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो पीरों के पास जो जा रहे हैं, साल हर साल से दम दरूद करवा रहे हैं। हाँ, और उसके बाद जब वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तब फिर आप डॉक्टर के तब- पास तब भागते वो हैं कि अब डॉक्टर हमें के बचा पास। ले डॉक्टर साहब। अब मैं खुद ठीक हजरत सुल्तान बाहू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और देखें जब भी ऐसे पेशेंट्स आए, इसलिए आप डॉक्टर साहब कहा जा रहा है कि अपनी जो सेहत है ना उसको प्रायोरिटाइज करें, और इस तरह के पीरो फकीर और क्वैक के पास जाने से बेहतर है कि किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। साहबजादा डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए। स्टेम सेल थेरेपी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि होती क्या और किन किन बीमारियों का इलाज इसमें मुमकिन है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।